हाँ भाई, देखना मैं बात कर रही थी बैंड की स्थिति की। देखो इस अवशोषण बैंड की स्थिति क्या होगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अवशोषण बैंड की स्थिति, अवशोषण बैंड की स्थिति मेरे कहने का मतलब क्या है। देखो, जब जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, उस स्पेक्ट्रम की यूनिट, यूनिट का मतलब इकाई, और जो ऊर्जा हम दे रहे हैं, देखो ऊर्जा का अवशोषण करके ही तो हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं। तो ऊर्जा जो है वो हमें जो प्राप्त होगी और स्पेक्ट्रम जो हमें प्राप्त होगा, इन दोनों की इकाई अगर एक जैसी हो तो हम आराम से बैंड की स्थिति बता सकते हैं ना। टाइटेनियम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम के अंदर, ध्यान से समझना, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम के अंदर होता क्या है, 1 किलोजूल पर मोल एनर्जी का अवशोषण करता है, और हमें स्पेक्ट्रम कहाँ मिलता है, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलता है। 1 किलोजूल पर मोल को हम जब बदलेंगे किसके अंदर, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर बदलेंगे, तो बताइए ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है 84 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको भी मैंने सेंटीमीटर इनवर्स में बदल लिया, ये भी सेंटीमीटर इनवर्स में है, इकाइयां हो गई हैं दोनों समान। तो इन दोनों इकाइयों के समान होने के पश्चात हम बैंड की स्थिति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से। देखो भाई, टाइटेनियम हेक्सा एक्वा +3 की बात करें, बताओ मुझे ये आकृति सममित है या असममित है, बताओ। आकृति सममित है या असममित है, जल्दी बताओ। आकृति सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है, जल्दी। आकृति सममित है या असममित है, बताओ जल्दी। हाँ, क्यों, कैसे निकाला ये, पहले भी बोला था, अगर लिगेंडों की संख्या एक, यानी लिगेंड जो हो वो एक समान हो तो आकृति होती है बच्चों सिमेट्रिकल। बात की थी ना, जब लिगेंडों की, जो ये लिगेंड है इनकी, ये लिगेंड एक जैसे होते हैं तो आकृति होती है सममिति। लेकिन अब आप ध्यान करो वो चीज कि सिमेट्री G2G होगी, जीरेड टू जीरेड होगी, तो ये तो वर्जित संक्रमण होगी, तो फिर कलर कैसे मिल रहा है। तो ध्यान होगा, मैंने लापोर कक्षक वर्ण नियम में आपको बताया था कि उसके रीजन होते हैं कि मानो अगर ये चीज फॉलो नहीं कर पा रही है तो फिर ज्यामिति में विकृति पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, ज्यामिति में विकृति पाई जाएगी। तो इस ज्यामिति में विकृति के कारण ध्यान रखना, ये जो T2G और EG कक्षक हैं ये वापस से दोनों अलग अलग कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमें यहां से इन T2G से एक अलग विभाजन, यानी कि ऐसा कुछ, ये माना मेरे D कक्षक हैं बच्चों, ये दोनों T2G और EG हैं, ये वापस से विभाजित हो गया और ये फिर वापस से विभाजित हो गया। इसका कारण क्या है, क्योंकि ज्यामिति में विकृति होती है। तो यहां से हमें अवशोषण बैंड है वो 2 बैंड प्राप्त होंगे, क्योंकि हमें ट्रांजिशन कैसे होंगे, 2 ट्रांजिशन होंगे, और 2 ट्रांजिशन और 2 बैंड की वजह से हम इस बैंड की स्थिति के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं या नहीं, बताओ बताओ बताओ। यानी कि कहने का मतलब क्या है, D1 की स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था क्या थी, 2D थी, और मेरा ट्रांजिशन जो है वो 2T2G से कहाँ होगा, 2EG में। यानी कि मेरा विपाटन जो है वो कक्षकों का वापस से किसमें हो गया है, 2 और कक्षकों में हो गया है। तो यहाँ से मेरे अवशोषण बैंड जो मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, और इन 2 अवशोषण बैंड की प्रेजेंस की वजह से हम आसानी से इसकी बैंड की स्थिति बता सकते हैं। कौन है, क्यों भाई, फिर से क्यों बता दूं, अच्छा अभी ज्वाइन किया है इन्होंने, 30 थे पहले, अब 34 हो गए, ये क्यों दोबारा पूछ रहे हो, अभी ज्वाइन किया ना, बोलो अभी ज्वाइन किया है ना, अभी ज्वाइन किया है ना, बताओ
अभी ज्वाइन किया ना, सच सच बताना। हाँ मुझे पता है ना, मैं देख लिए थे, पहले स्टूडेंट कम थे। अरे देखो भाई, होगा क्या, टाइटेनियम हेक्सा एक्वा में हम बात करें तो वापस से देखना एक बार, हम उस अवशोषण बैंड की स्थिति का आसानी से पता लगा पाते हैं कि जो स्पेक्ट्रम की जो इकाई है, स्पेक्ट्रम आवृत्ति की इकाई है, ये फ्रीक्वेंसी की इकाई है सेंटीमीटर इनवर्स, आवृत्ति की, स्पेक्ट्रम आवृत्ति की इकाई, और कौन सी इकाई, जो ऊर्जा जो आप दे रहे हो, अगर उन दोनों की इकाई हम एक समान कर दें तो डेफिनेटली ऐसे अवशोषण बैंड की व्याख्या करना हमारे लिए बहुत सरल होता है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई स्पेक्ट्रम आवृत्ति की जो इकाई है वो 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स है, और जिस एनर्जी का अवशोषण करके, जिस एनर्जी का अवशोषण करके बच्चों ये उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाता है, वो ऊर्जा है आपकी 1 किलोजूल पर मोल। ये एनर्जी को आपने क्यों मैंने कहा दोनों इकाइयों को सेम बनाना है, तो इसको सेम बनाया तो ध्यान रखना 1 किलोजूल पर मोल में 84 सेंटीमीटर इनवर्स होते हैं, तो ये 84 सेंटीमीटर दोनों सेम बने कि नहीं बने, तो यहां से मुझे पहले तो मिल गई दोनों इकाइयां सेम। अब क्या करूं, अब देखना भाई, ये जो लिगेंड है, इन लिगेंड जो है वो एक समान है, यानी कि आकृति तो है अब इनकी सममित। कहने का मतलब ये कैसे लिगेंड है, सममित है। अब इनकी स्ट्रक्चर यानी कि शेप सममित होने की वजह से, लेकिन फिर जी रेट टू जी रेट ट्रांजिशन हो रहा है, और जी रेट टू जी रेट ट्रांजिशन में तो फिर ये वर्जित संक्रमण होने चाहिए ना, और अगर वर्जित संक्रमण है तो फिर तो कलर नहीं दिखाना चाहिए, परंतु कलर दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, यानी कि लापोर्ट कक्षक चयन नियम में ढील हो रही है, छूट हो रही है, कमी आ रही है उसकी। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिशन हो रहा है ज्यामिति में विकृति की वजह से। तो वो ज्यामिति में विकृति किस प्रकार होती है, ये देखो, होता क्या है कि ये जो डी कक्षक है पहले T2G और EG में डिवाइड होते हैं, क्योंकि अष्टफल की है तो नीचे T2G आना है, ऊपर EG आना है, ये फिक्स है। लेकिन वापस से इलेक्ट्रॉन जो है ये कक्षक है, वापस से दोबारा दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, इसलिए यहां से केवल एक अवशोषण बैंड नहीं, कितने अवशोषण बैंड मिलते हैं, 2 अवशोषण बैंड मिलते हैं, और इन 2 अवशोषण बैंडों को हम आसानी से हम इनकी क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। तो समझ गए अवशोषण बैंड की स्थिति, समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब बात करेंगे बैंड की तीव्रता। ये तो बात की मैंने स्थिति क्या होगी, अब बात करेंगे बैंड की तीव्रता क्या होगी, बताओ भाई। देखो भाई, बैंड की तीव्रता की बात करूं, देखो भाई आपको पता है ट्रांजिशन तो G2G होना है, यानी कि ये कैसे संक्रमण है, वर्जित संक्रमण है या नहीं, तो वर्जित संक्रमण है तो ऐसे बैंड की तीव्रता जो होती है वो कम होती है। कम का मतलब समझ रहे हो मेरी बात, समझना, गहरे प्राप्त नहीं हो रहे, बहुत पतली पतली लाइनें प्राप्त हो रही है, बहुत पतली पतली लाइनें, बहुत पतली पतली लाइनें, गहरे का ये तीव्रता कहलाती है। अगर कोई बैंड बहुत गहरा गहरा प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब उसकी तीव्रता ज्यादा है, अगर कोई बैंड बहुत हल्का प्राप्त हो रहा है इसका मतलब वो बैंड कैसा है, इसकी तीव्रता कम है। क्योंकि आपको पता है जी रेट टू जी रेट ट्रांजिशन वर्जित संक्रमण होते हैं कि नहीं होते, अगर वर्जित संक्रमण होते हैं तो डेफिनेटली ये संक्रमण के अंदर जो बैंड होगा उसकी तीव्रता कैसी होगी, बैंड की तीव्रता जो होगी क्या होगी, बहुत कम होगी। जी टू जी ट्रांजिशन, जी रेट टू जी रेट ट्रांजिशन वर्जित संक्रमण होते हैं, और इन वर्जित संक्रमण के कारण बच्चों क्या होता है, इन वर्जित संक्रमण के कारण जो ये बैंड होते हैं इनकी तीव्रता क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब देखो भाई एक और लास्ट बचा है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसका नाम है बैंड की चौड़ाई। अभी इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूं ना, और इसका कारण देखना है। देखो भाई जी टू जी ट्रांजिशन होने के पश्चात भी ये बैंड है ये बड़ा चौड़ा प्राप्त होता है, ऐसे बल्कि ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ये चौड़ा, ऐसे ऐसे ये चौड़ा, इनके बीच की दूरी, ये जो शिखर है इनके बीच की दूरी होती है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। समझ रहे हो,
यानी कि कहने का मतलब इनकी चौड़ाई बड़ी ज्यादा होती है। इसका कारण क्या है भाई बताओ? बहुत मतलब ऐसा नहीं दिखाई देता कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं, काफी चौड़ा बैंड प्राप्त होता है। बता सकते हो इसका रीजन क्या हो सकता है? दिमाग में बताओ कुछ सोच के। देखो भाई, आपको एक चीज पता है कि नहीं पता? जितने भी रिजल्ट जो प्राप्त होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं यहाँ ऊपर, क्योंकि ट्रांजिशन के पश्चात ही हमें परिणाम दिखाई देते हैं। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना बच्चों। ये T2G है, ये Eg है। टाइटेनियम +3 की बात कर रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा। देखो ट्रांजिशन होगा तो ये जो निम्नतम, क्योंकि आप जलीय विलयन की बात करो, इट मीन्स विलायक बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि उसके अंदर विलायक भी होगा और विलेय भी होगा। तो देखो भाई, ये जो विलायक के कण है यानी कि पानी में घुला हुआ है आपका टाइटेनियम हेक्साक्लोरो, यानी टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम है, ये किसमें घुला हुआ है? पानी में घुला हुआ है। तो ये जो टाइटेनियम है ये पानी के कण, पानी के अणुओं के बीच में, यहाँ पानी तो है विलायक और टाइटेनियम है विलेय। देख लेना, पानी तो है विलायक क्योंकि इसके 6 हैं और इसके 1 है। पहले ही बताया था मैंने जब मैंने विलयन पढ़ाया था कि जिसकी संख्या कम होती है वो होते हैं विलेय और जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो होते हैं विलायक। बात करी थी ना मैंने। तो देखो ये इनके, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये विलायक है। तो यानी कि मेरे जो बंध बनेंगे वो बनेंगे H2O और टाइटेनियम के बीच। ये जो है ये दोनों परस्पर एक साम्य दूरी पर अवस्थित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब विलायक के जो कण हैं, विलायक के जो कण है वो विलेय के कणों के साथ एक साम्य दूरी बनाते हैं और वो साम्य दूरी के साथ ही, क्योंकि इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसी साम्य दूरी के साथ साथ ही स्पेक्ट्रम जब संक्रमण करने के लिए जाता है, इलेक्ट्रॉन जब संक्रमण करने के लिए जाता है तो एग्जैक्ट साम्य दूरी हमें यहां भी प्राप्त होती है। कहने का मतलब जितनी दूरी यहां थी उतनी दूरी हमें यहां प्राप्त होती है। कहने का मतलब जैसे जितने ज्यादा कंपन यहां हो रहे थे उतनी ज्यादा कंपन यहां होंगे। यानी कि हजारों में अगर कंपन हो रहे हैं तो हजारों में कंपन संक्रमण के बाद भी होंगे। तो इन कंपनों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से जो हमें स्पेक्ट्रम, जो हमें बैंड मिलता है वो काफी कैसा मिलता है? चौड़ा मिलता है। कैसा मिलता है? चौड़ा मिलता है। और ध्यान रखना ये इतने चौड़े चौड़े होते हैं, इतने दूर दूर एक दूसरे से फैले रहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर इतने फैले रहते हैं कि इन्हें अलग नहीं कर, मतलब इन्हें मिलाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब इन्हें मिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जितनी एग्जैक्ट दूरी यहाँ नीचे होती है उतनी एग्जैक्ट दूरी के साथ ये संक्रमित भी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इनके कंपनों की संख्या क्या होती है? कंपनों की संख्या जो होती है वो क्या रहती है? मान रहती है। बताओ भाई, दोबारा तो नहीं बताना अब इसे? आ गया समझ में कि बैंड के चौड़ा होने का क्या मतलब है? बैंड चौड़ा किस लिए प्राप्त होता है? होरे को तो G2G ट्रांजिशन है और G-rate टू G-rate तो वर्जित होता है, फिर भी ये इतना चौड़ा प्राप्त होता है। कारण समझ रहे हो? कारण समझ रहे हो या नहीं? बताओ, दोबारा बताना तो नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दो। दोबारा तो नहीं बताना? आ गया? अच्छे से याद हो गया ना? हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। ऐसे कोई स्टूडेंट है जो ये पेपर में आ जाए तो नहीं लिख पाओगे? ऐसे कोई स्टूडेंट है जो ऑर्गल डायग्राम आ जाए तो वो नहीं लिख पाओगे? ऐसे कोई स्टूडेंट है जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं लिख सकते? ऐसे कोई स्टूडेंट है जो कि आप संक्रमण नहीं समझा सकते? जो संक्रमणों के टाइप्स मैंने बताए थे, LMCT, MLCT, DD ट्रांजिशन, अंत लिगेंड संक्रमण। ऐसे कोई स्टूडेंट है जो संक्रमण के नियमों को नहीं बता सकते? चक्रण युग्मन नियम, चक्रण वरण नियम और रसे वो लापोर्ट कक्षक वरण नियम। ऐसे कोई स्टूडेंट है जो स्पेक्ट्रम की निम्नतम अवस्था नहीं निकाल सकते? ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो कि D1 और D9 के लिए ऑर्गल डायग्राम नहीं बना सकते? जिनको मतलब मेरे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर किसी एक को नहीं मिल रहे हैं तो वो क्वेश्चन जो कौन सा है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और अगर जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हाँ मैडम
कि हम आप जो कह रही हो उन सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से कर सकेंगे, हम कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब ये यूनिट हो गई है खत्म। आरएस कपलिंग, मैं आरएस कपलिंग कराने के विचार में थी नहीं। उसका रीजन ये है कि हल्का सा टफ है। बाकी अगर आप करना चाहो तो मैं करवा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती थी आप आरएस कपलिंग करो, पर आप अगर रसेल सैंडर्स ह्यूमन सच में करना चाहते हैं तो बताओ, मैं बताऊं? आपको लग रहा है वैसे आपको क्वेश्चन इसमें से मिल जाना है पूरा। रसेल सैंडर्स ह्यूमन कराना है, बताओ। कक्षीय कोणीय संवेग, मैं बताऊं एक्चुअली सर ने तो मुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, अरुण सर ने मुझे मना किया हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है कि एक यूनिट के अंदर आप आधा पार्टी करवाइए। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि उन्होंने बोला है कि मुझे लास्ट की जो सिलेबस के अंदर 3 लाइन है वो छोड़ दो, तो मैंने ये करवा दिया है क्योंकि मैं बाद की यूनिटों में इस चीज़ का प्रॉफिट उठाऊंगी। कहने का मतलब जो थ्योरेटिकल यूनिट है वो थ्योरेटिकल यूनिट्स के मैं आपको दूंगी नोट्स, वो आप उससे पढ़ ले रहा, ठीक है? मैं उनको नहीं कराने वाली। क्या सेकंड पार्ट करके करना है क्या? क्यों करोगे, क्यों करोगे भाई, जब मैं कह रही हूँ कि पूरा क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। आपको तो पता नहीं सब चीज लगती है, सारी चीजें कराओ, ये तरीका थोड़ी ना है। अब आप सिलेबस लेके बैठे हो तो इसमें मैं क्या करूँ? नहीं भाई, नहीं कराऊंगी मैं सेकंड पार्ट इसका, बिल्कुल नहीं कराऊंगी, भूल जाओ। और अगर आपके सिलेबस में डिडक्शन नहीं हुआ तो हम करवा देंगे, ठीक है? आपके सिलेबस में अगर डिडक्शन नहीं हुआ, 30% सिलेबस जो कम होने की आ रही है वो नहीं हुआ, तो सर ने मुझे बोल दिया है कि हम बाद में करवा देंगे, तो सर के ऑर्डर तो मुझे मानने पड़ेंगे, ठीक है? मैं नहीं करवाऊंगी इसका सेकंड पार्ट किसी भी कीमत पे, ठीक है? और समय बताएगा, सर कह देंगे, मैं सर से बात कर लूंगी, अगर सर कहते हैं कि करवा दीजिए तो मैं करवा दूंगी। बाकी आरएस कपलिंग के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आरएस कपलिंग के बारे में मैं चर्चा कर लूँ थोड़ी सी। वही है जो आपने स्पेक्ट्रम ही निम्नतम अवस्था निकाली थी ना, वही आरएस कपलिंग है। मतलब वही उसी के बारे में, रसेल सैंडर्स, उसको बोलते हैं रसेल सैंडर्स युग्मन, आरएस कपलिंग, रसेल सैंडर्स युग्मन नाम है वैज्ञानिक का। देखो कुछ नहीं है, आपने चक्रण कोणीय संवेग एस की वैल्यू निकाली थी ना, एस की वैल्यू निकाली थी कि नहीं निकाली थी? चक्रण कोणीय संवेग की वैल्यू निकाली थी कि नहीं निकाली थी? ठीक है, यहां से पहले तो एक करते हैं हम, चक्रण कोणीय संवेग इनका युग्मन कराते हैं, कपलिंग एग्जांपल से समझेंगे। युग्मन कराते हैं और इनके युग्मन को कराने के पश्चात, इस एस के युग्मन को कराने के पश्चात हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि जो अलग अलग चक्रण कोणीय संवेग होते हैं उनका निकाल लेते हैं हम परिणामी। क्या निकाल लेते हैं हम? उनका हम निकाल लेते हैं परिणामी, और इनका परिणामी कहलाता है कक्षीय कोणीय संवेग। इनका परिणामी क्या कहलाता है? आपने स्पेक्ट्रम ही निम्नतम अवस्था निकालना सीखा है ना, वही है, बस सेम, हल्का सा चेंज है। वहां युग्मन नहीं कराते, यहाँ युग्मन कराना पड़ता है, इसलिए इसका नाम आरएस कपलिंग है। क्या करते हैं हम? ये निकाल लेते हैं, और इसके बारे में जो बताया था वो बताया था रसेल और सैंडर्स ने, इसलिए इसे रसेल से लिया गया है आर, सैंडर्स से लिया गया है एस। चूंकि इसमें चक्रण कोणीय संवेग का कराते हैं युग्मन, तो युग्मन की वजह से इसका नाम दिया गया है कपलिंग। क्या दिया हुआ है? कपलिंग। तो सबसे पहले वही सेम एल की गणना करेंगे हम, कैपिटल एल की गणना जैसे वहां पे की थी। तो इसके लिए ध्यान है, क्या करते थे हम? स्मॉल एल की वैल्यू निकालते थे ना, कुछ याद है? याद है या नहीं? स्मॉल एल की वैल्यू निकालते थे, उन सबका टोटल ही तो कैपिटल एल कहलाता था, याद है या नहीं? जैसे अगर मैं बात करूं P2 के लिए, एक एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं बात करूं P2 विन्यास के लिए, तो P2 विन्यास के लिए याद करो वो पुराने दिन जब आप स्मॉल एल की वैल्यू निकालते थे, 1 2 3
ऐसे ही तो भरोगे इलेक्ट्रॉन, ये 0 होता था, ये -1 होता था, ये +1 होता था, याद है? इन दोनों का योग +1 और 0, P2 विन्यास के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आने हैं, ठीक है? बात P2 विन्यास की कर रहा है तो सिर्फ क्या आने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं। यहां से बताना, यहां से कैपिटल एल की वैल्यू क्या आएगी? +1 + 0 बराबर +1 आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जरूरी थोड़ी है ऐसे ही हो, जरूरी है क्या ऐसे ही हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन यहां मिले और एक इलेक्ट्रॉन हमें यहां मिले। यानी कि अब कैपिटल एल की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल एल की वैल्यू आएगी +1 और -1 यानी कि 0। या फिर हमें इलेक्ट्रॉन कैसे मिल सकता है? या फिर हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है एक यहां, या फिर हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं ऐसे और ऐसे। मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते बताओ? +1 0 -1, इसकी क्या होगी? +1 0 -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1। इन सब का निकाल लोगे परिणामी, और इन सब का परिणामी आपका किसके नाम से जाना जाएगा? ऐसे करके निकालते हैं। कल इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे हम कि कैसे है। एक बार RS कपलिंग और समझ लीजिए, फिर ये रहेगा, मन में कराया नहीं है, ठीक है? ओके, बंद कर दो।